ओके, तो आइए बढ़ते हैं अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की अगर बात करें, अबाउट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, एक मिनट, सेटिंग में क्या इशू है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा एडजस्टमेंट में तुम सेट कर लो, ये हमेशा ना परेशान करता है. ओके, आई सपोज आपको कैमरा और वीडियो दोनों क्लियर है. यस सर. ओके, चलिए बात कर रहे हैं. वो जो मैं सर बात कर रहा था आपसे, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं शुरू से. सर तो ठीक है, डाउट ध्यान है. से. किसको डाउट है? सर मैं गोविंद. हाँ, गोविंद जी बताइए, क्या डाउट है? सर मैं थोड़ा स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ या ऐसे ही बोल दूँ ओनली? ऐसे बोलते नहीं समझ में आएगा तो फिर स्क्रीन भी देख लेंगे तेरी. सर इसमें सर वो स्क्रीन प्रेजेंट होके सर सही से समझने आएगा. अरे भाई, तू बोल तो सही, तेरा डाउट क्या है, फिर देख लेंगे. स्क्रीन नहीं सर समझ में इसमें आएगा पूछ तो. रहा एक एमसीक्यू है. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर रिलेटेड टू लिप्स लूप नॉन मेडिकेटेड? उसमें फर्स्ट ऑप्शन है ये एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है. सेकंड ऑप्शन है ये नॉन मेडिकेटेड है. थर्ड ऑप्शन है इंड्यूसेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म. फोर्थ कॉपर आयन रिलीजिंग. फिफ्थ फिजिकली प्रिवेंटिंग मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म. सर मेरे को अच्छा, इसमें फिर? सर मेरे को इसमें ये पूछना था कि जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होते हैं वो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करते हैं या नहीं? करते हैं. सर इसमें ऐसा नहीं कहा है. इसका आंसर आएगा रिलीज ऑफ कॉपर आयंस. इसमें नहीं पूछा है ना कि लिपिड लूप क्या नहीं करता है. सर इसमें ये पूछा है कि इसमें से कितने ऑप्शन सही हैं. कितने ऑप्शन सही हैं? सर मैं प्रेजेंट करके दिखाता हूँ एक बार आप. हाँ, तो फाइगोसाइटोसिस वाला सही है. कोई भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस होगा तो वो फाइगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म करता है, करेगा. सर हाँ जी लेकिन सर. कॉपर आयन तो नहीं करता, वो तो ओनली टॉक्सिन रिलीज करवाता है.
मैंने तो बोला कि कॉपर आयन रिलीज करता है, मैंने बोला कि सिर्फ कॉपर, मैंने बोला लिपेज लूप या कोई भी आईयूडी होगा वो फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म करेगा, वो इसका कॉमन फीचर है। डाउट क्या तुझे? हाँ गोविंद, क्या डाउट है? अभी नहीं सर, अभी क्लियर हुआ नहीं सर हुआ? वो वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं बाद में पूछ लूंगा आपसे। अरे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तेरे को जो कॉन्सेप्ट में डाउट है वो पूछना, क्वेश्चन का क्या करेगा तू? सर वो वाला मेरे को क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, इसलिए मैं नहीं पूछना चाह रहा था आपसे। अरे क्वेश्चन गया भाड़ में। सर मैं मैं तेरे से क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तेरे को क्या कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो पूछ। तो जैसे मुझसे पूछा कि लिपेज लूप या आईयूडी जो है फाइगोसाइटोसिस करता है या नहीं करता है, तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, फिर बाद में फैसला कर लियो क्वेश्चन सही है गलत है या उसका आंसर क्या बनता है। तू मुझसे जो तेरे को कॉन्सेप्ट में डाउट है वो पूछ। सर जैसे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेगा ना। एनसीईआरटी में जैसे लिखा था कि जो आईयूडी होते हैं वो क्या कहते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करते हैं, लेकिन जो मैंने उस क्वेश्चन में उस ऑप्शन को करेक्ट किया तो लेकिन उसमें वो वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था बस। अरे तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो तू तू ये मत पूछा कर कि मुझे क्वेश्चन सीखना है या क्वेश्चन के बारे में आंसर, तू अपना कॉन्सेप्ट पूछ ले। तू मेरे से बस इतना पूछ ले कि सर ये बोल रहा है, एनसीईआरटी में ये बोल रही है, ये बात सही है गलत है, बस बात खत्म। मैंने बोल दिया सही है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। अगर मैं बोलता गलत है, इसका मतलब क्वेश्चन सही होता। सिंपल सी बात है। तो ये तो मान के चलोगे ना क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो तुम्हारा काम क्वेश्चन के सही या गलत को जांचना नहीं है, तुम्हारा काम इतना है कॉन्सेप्ट को जांचना और उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना, और जहां कंफ्यूजन है वहां पूछना, बस कहानी खत्म। क्वेश्चन सही है गलत है वो तुम्हारी परेशानी नहीं है। सर तो मेरा क्वेश्चन एक गलत डाउट हो ये सकता और है। सर जो और भी डाउट सहेली। है? यस सर। हाँ बोल। सर जो सहेली पिल्स होती है वो ईस्ट्रोजन की रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड हो जाती है, तो ईस्ट्रोजन की हम्म। रिसेप्टर तो बॉडी फीमेल बॉडी में बहुत जगह होते हैं, ब्रेस्ट पर भी होते होंगे जहाँ फैट स्टोर होना होता होगा, तो क्या वो हर जगह बाइंड करेगा सहेली पिल्स के, या फिर ओनली मैं समझ यूट्रस गया, के? बस मैं समझ गया तेरा क्वेश्चन। अब पॉइंट ये होता है कि एस्ट्रोजन का एक तरीके का रिसेप्टर नहीं है, उसके अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स हैं। तो ये स्पेसिफिकली जो यूट्राइन रिसेप्टर्स हैं उनको टारगेट करता है। ओके सर। और कुछ? नो सर। ओके। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और एविडेंसेस के अंदर बहुत सारे हैं, फॉसिल्स हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी है, जिसमें एनाटॉमी, होमोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, ये सब आएगा। तीसरा है एविडेंस डेवलपमेंट, नहीं, नेचुरल सिलेक्शन, नहीं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। चौथा है इवन वी कैन काउंट नेचुरल सिलेक्शन, adaptive radiation,
डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल एविडेंस यानी एम्ब्रियोलॉजी, आप इसके लिए एम्ब्रियोलॉजी कर सकते हो। और आखिर में सातवां आएगा बायोजियोग्राफी। और आज हमारे आज हमारे जो क्लास रहेगी वो इन्हीं सारे एविडेंसेस को मैं डिटेल में पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये 7 के 7 एविडेंसेस मैं आपके साथ आज कवर अप कर सकूं। ठीक है, ओके। तो ये सारे एविडेंसेस है इवोल्यूशन के, फॉसिल्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, रैपिड वेरिएशन, एम्ब्रियोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी। तो ये है एविडेंसेस। आइए इनके बारे में वन बाय वन हम बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे फॉसिल से। तो पहला एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन ये लिख लिया आप लोगों ने, बता दें इसको। सर आपने सेकंड वाला क्या लिखा है? कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। सर उससे ऊपर सी से क्या लिखा है आपने? ये यस सर। कंपैरेटिव लिखा है ना, कंपैरेटिव। ओके सर। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार मैं रीड कर रहा हूँ और आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। FOSSIELS, fossils, comparative anatomy and morphology, analogy, homology, atavism, vestigial organ, 4 components इसके। फिर artificial selection, natural selection, adaptive radiation, embryology, और वो है बायोजियोग्राफी। सारे मैंने आपके लिए पढ़ दिए, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फटाफट लिखो, उसको मिटाएंगे, आगे बात करेंगे। ओके, आई सपोज आपने लिख लिया होंगे इतनी देर में, मिटा दो इसको। यस सर। कोई ऐसा जो चाहता हो कि ना मिटाया जाए? 3, 2, 1। ओके, नाउ पहला आ रहा है फॉसिल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? कुछ टर्म्स लिख रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे जो बार बार यहाँ यूज होंगी। पैलेंटोलॉजी, पैलेजोलॉजी, पैलेबॉटनी, और पैलाबाइनोफॉसिल्स। ये टर्म्स बार बार इस्तेमाल होंगी, इनके बारे में माइंड में रखिएगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या है। ठीक है, तो जब जब ये आएंगी तो आपको, मैंने क्यों लिखी है ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि बार बार हो सकता है आपको मैं ये टर्म बोलूं और आपको स्पेलिंग ना आए। तो अगर जब आपको स्पेलिंग ना आए तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे लिखा गया है, ये टर्म्स है, इनमें से कोई टर्म की बात हो रही है। अब पे अटेंशन। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि फॉसिल्स क्या होता है। मेरी बात ध्यान सुनेगा। ऐसी कोई भी वस्तु, चीज या कोई भी स्ट्रक्चर जो हमें
पुराने जमाने के ऑर्गेनिजम्स किस तरीके के थे उसकी याद दिलाए या प्रूफ करे तो उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरा का कोई पूरा ऑर्गेनिज्म बर्फ में प्रिजर्व हो गया और उस ऑर्गेनिज्म को देख के लाखों साल बाद हम ये बता रहे हैं कि लाखों साल पहले इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहा करते थे, तो वो ऑर्गेनिज्म जो पूरा का पूरा प्रिजर्व हुआ है उसको हम फॉसिल बोलेंगे। मान लीजिए पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं, किसी ऑर्गेनिज्म की कोई हड्डी प्रिजर्व हो गई, उस हड्डी को हमने जब ऑब्जर्व किया तो उसको हम देख रहे हैं, तो उसको भी हम फॉसिल बोलेंगे। हड्डी नहीं, दांत, ठीक है, कोई लीफ, किसी लीफ का निशान, ठीक है, किसी का दबा हुआ पांव उसका निशान, किसी के पेट के कंकड़ जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोलिथ्स, किसी का फीकल मैटर जो प्रिजर्व हो गया हो, मतलब कुछ भी ऐसा जो प्रिजर्व हो जाए और हमें और इतना ही नहीं, एक जीता जागता नहीं, जीता जागता ऑर्गेनिज्म जो इतने समय से इवॉल्व भी नहीं हुआ उसको हम फिर लिविंग फॉसिल बोल देते हैं। मतलब फॉसिल कोई भी एक ऐसी चीज है जो हमें पुराने जमाने में ऑर्गेनिजम्स किस तरीके के रहा करते थे ये याद दिलाती है। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर? आइए, फॉसिल्स किस तरीके से बनते हैं और क्या होते हैं और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉसिल्स बनने के टेक्निक्स के बारे में चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सी चीज बताना चाहूंगा और एक इम्पॉर्टेंट सा प्रोसेस बताना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ टाइप्स ऑफ फॉसिल्स कि फॉसिल में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो आइए टाइप्स ऑफ फॉसिल में बात करते हैं। तो फॉसिल के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में आ रहा है, पहले तो पहले आ रहा है होल ऑर्गेनिज्म एज फॉसिल्स। तो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रिजर्व हो गया है, तो उसको मैं बोलता हूँ कि होल ऑर्गेनिज्म हैज बीन प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। तो पूरा ऑर्गेनिज्म, अब पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे प्रिजर्व हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक छोटा सा इंसेक्ट था और बर्फ, ठीक है ना, वो जम गया और बर्फ में फंस गया और फिर वहां जम गया। तो जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, बर्फ में लोगों को जमा देते हैं, है ना, तो आइस में तो कई सालों तक खराब नहीं होती। तो वो भी पूरा ऑर्गेनिज्म लाखों साल से बर्फ में दबा रहा और प्रिजर्व हो गया। तो इस तरीके से होल ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी पेड़ के ऊपर, ठीक है, किसी पेड़ के ऊपर लेट से कोई पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर कोई इंसेक्ट बैठा, ठीक है, और उस पेड़ का लैटेक्स निकला जो होता है ना, जैसे मिल्की मिल्की सेक्रीशन निकलती है उसे लैटेक्स बोलते हैं। अब वो मिल्की सेक्रीशन ऐसी थी जो उसके ऊपर गिरी और फिर सूख गई, अचानक ही सूख गई। तो जैसे आपकी परमानेंट स्लाइड्स होती है ना कि उस पर कुछ डालते हैं मटेरियल, ठीक है ना, जाइलिन वगैरह, वो सूख जाता है तो वो प्रिजर्व हो जाता है। तो ऐसी वो लिक्विड मटेरियल है जो उस पर गिरा और ये सूख गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? या कभी कभार क्या होता है, और भी तरीका होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोल तार होता है, जैसे एस्फाल्ट है। एस्फाल्ट क्या होता है? एस्फाल्ट होता है जैसे कि जिससे सड़कें बनाते हैं, जिससे प्लेन्स के रनवेज बनाते हैं, तो वो कोल तार जैसा होता है। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म उसमें फंस गया और सूख गया और प्रिजर्व हो गया, तो इस तरीके से होल ऑर्गेनिज्म भी प्रिजर्व हो सकते हैं और फॉसिल्स, और फिर लाखों साल बाद जब इनको देखेंगे तो फिर ये फॉसिल्स कहलाएंगे। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा लेट से, ये तो होल ऑर्गेनिज्म हो गया एज फॉसिल्स। होल ऑर्गेनिज्म के अलावा आप कह सकते हैं हार्ड पार्ट्स। हार्ड पार्ट्स भी फॉसिल्स हो सकते हैं। हार्ड पार्ट जैसे बोन, टीथ, गैस्ट्रोलिथ, कोई ट्विग, ये सब जो है मान लीजिए मिट्टी, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स। भाई मान लेते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये एक नदी का किनारा है और यहाँ पे पानी आ रहा है, ठीक है, क्लियर? कोई मछली थी, कोई एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है ना, जैसे कोई फिश थी,
ठीक है, ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मर गया, इसकी बोन रह गई, और ये आसपास यहाँ से मरा, इसकी ये बोन आ गई, ये इसकी हड्डियां हैं, ठीक है ना, आगे पसंद है। अब है तो ये मिट्टी, ठीक है ना, मिट्टी की लेयर्स बढ़ बढ़ के यहाँ तक आ गई, और लेयरिंग की लेयरिंग हो गई। तो फिर सालों बाद ये यहाँ पर इस सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है जो सेडिमेंट के साथ बनती है, ये सेडिमेंट्री रॉक में क्या हो गई, ये बोन ऐसी कैसी क्या हो गई, प्रिजर्व हो गई। आ रही बात समझ में? तो मिट्टी के पास आके, मतलब पानी के कोने में आके ऑर्गेनिज्म मरा, और वहां पर वो मिट्टी में वो दबता चला गया, दबता चला गया, दबता चला गया। फिर टाइम के साथ क्या हुआ कि सॉइल इरोजन होता है, अपर लेयर निकल गई और नीचे वाली लेयर ऊपर सामने आ गई। जैसे नीचे वाली लेयर आपके सामने, आपको पता लगता है कि ये क्या है, देखो ये तो कोई हड्डी है, और ये हड्डी कितने साल पुरानी है वो आप कार्बन डेटिंग से निकालेंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो वो हो गया उस तरीके से। या कोई टीथ, या गैस्ट्रोलिथ मतलब पेट के अंदर होते हैं कंकड़। रेप्टाइल्स स्पेशली डायनासोर्स क्या करते थे कि बड़े बड़े रेप्टाइल्स बड़े बड़े कंकड़ खा लेते थे, बर्ड्स वैसे करते हैं, बड़े बड़े कंकड़ खा लेते हैं और उसको अपने गिजार्ड में स्टोर कर लेते हैं, फिर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो गिजार्ड के अंदर मस्कुलर मूवमेंट होता है, पत्थरों की वजह से पत्थर मूवमेंट के साथ पत्थर शार्प भी हो चुके होते हैं, तो पत्थरों के मूवमेंट की वजह से खाने के साथ पत्थर एक तरीके से मिक्सी का, ग्राइंडर का काम करता है, और वो फूड क्या जाता है, ग्राइंड हो जाता है। उसको बोलते हैं गैस्ट्रोलिथ। गैस्ट्रो मतलब पेट, लिथ मतलब रॉक, रॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्टमक। तो एक तो पता ही आपको ब्रांचेस वगैरह को बोलते हैं। तो वो सब भी अगर प्रिजर्व हो गया तो इसे हम बोलते हैं हार्ड पार्ट का प्रिजर्वेशन, और ये भी क्या रहेगा, फॉसिल रहेगा। सर हाँ जी, सर एक डाउट था। हाँ बोलो। जो सर पेट में जो वो गार्ड में स्टोन्स जाके रहे, वो प्रिजर्व कैसे हुए? तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जो उसके पेट गिजार्ड में जाकर स्टोन्स कलेक्ट हुए, वो प्रिजर्व कैसे हुए? प्रिजर्व किसमें हुए मतलब कैसे हुए सर? जो स्टोन से कैसे पता चलेगा कितने साल पुराना था, कैसे? अरे भाई कैसी बात कर रहा है तू। मान ले कोई एक 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 डायनासोर था, वो मर गया, मतलब कि वो उसकी लाश थी, वो डिग्रेड होती गई। पत्थर थोड़ा डिग्रेड हो जाएगा, पत्थर तो बचा रहेगा ना। हाँ कि ना? सर आपने टिप क्या बताया था, TWIG? ट्विग, ट्विग, अरे ब्रांच, डंडी डंडी। हाँ बोल। सर वो गिजार्ड का पत्थर था, ये कैसे पता चलेगा? नॉर्मल पत्थर ऐसे शार्प शार्प पॉइंटेड होते हैं, उनपे एक पर्टिकुलर निशान होते हैं, वो एक पर्टिकुलर शेप से, और उसके ऊपर जो निशान होते हैं उससे समझ में आता है। साइंटिस्ट ने ये, एक बात बताओ, साइंटिस्ट ने बर्ड्स के पेट से निकाल निकाल के पत्थर देखे हैं कि नहीं देखे हैं, प्रिजर्व किए नहीं किए हैं? उनको पता है ना कौन सा पत्थर किस तरीके का होता है। ओके सर। पहचान है ना? हाँ, तो पहचान होती है। तुम्हारे लिए मेरे लिए कोई, तुम्हारे लिए मेरे लिए कोई एक सिंपल सा पत्थर पत्थर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन साइंटिस्ट के लिए तो को तो पता है ना कौन सा वाला पत्थर गैस्ट्रोलिथ है। तुम्हारे एक कबाड़ी वाले के लिए फिजिक्स की किताब और केमिस्ट्री की किताब सिर्फ रद्दी होती है, लेकिन जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको तो पता है ना फिजिक्स की फिजिक्स की किताब की अहमियत, और मतलब कि केमिस्ट्री की किताब की अहमियत। रद्दी वाले के लिए तो मैगजीन भी और फिजिक्स की किताब भी एक ही बात है, बल्कि मैगजीन तो और बढ़िया है क्योंकि उसका पेपर क्या है, बहुत ही फाइन। लेकिन एक साइंटिस्ट या एक स्टूडेंट या एक टीचर तो पहचानता है ना कि ये एक मैगजीन है और ये किताब है। समझ गया अमन? यस सर। ओके, तो सॉफ्ट पार्ट की बात हो रही है। अब सॉफ्ट पार्ट जैसे कि मैं मसल्स की बात करता हूँ, अब मसल या सॉफ्ट पार्ट है वो, हार्ड पार्ट तो डिग्रेड हो जाता है, तो सॉफ्ट पार्ट प्रिजर्व कैसे हो रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है पेट्रिफिकेशन। अब पेट्रिफिकेशन में क्या होता है, पेट्रिफिकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेट्रिफिकेशन क्या है, मैं तुम्हें पेट्रिफिकेशन एग्जैक्टली बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसमें क्या होता है कि मान लो एक स्ट्रक्चर है, मान लो एक मसल है, उस मसल में ऑर्गेनिक मटेरियल है,
तो ये सारा उसमें क्या है, मैं एक एक गोला बना रहा हूँ, ये गोला समझो कि एक एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे मिलियंस और बिलियंस होंगे, मैंने बस गोले बड़े बड़े बनाए हैं। तो ये एक मसल है जिसमें एक एक गोला एक एक ऑर्गेनिक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या होगा, टाइम के साथ ये ऑर्गेनिक मटेरियल डिग्रेड हो जाएगा, और इसके डिग्रेड होने से यहाँ पर एक वॉइड बन जाएगा, वॉइड मतलब खोखला हो जाएगा, और उस खोखल के अंदर, उस खाली स्ट्रक्चर के अंदर कोई इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे आयरन, पायराइट या आयरन या सिलिका डिपॉजिट हो जाएगा। तो टाइम के साथ क्या होगा, ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आयरन का या पूरा का पूरा सिलिका का बन जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर वही है, इसकी शेप वही है, बस इसका कण कण सिलिका का या आयरन का बन गया है। इसको बोलते हैं हम पेट्रिफिकेशन। आ रही बात समझ में? अब मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये पेट्रिफिकेशन समझ में नहीं आया होगा। हालांकि बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक कण कण का ऑर्गेनिक मटेरियल निकाल दिया और उसके कण कण में इनऑर्गेनिक मटेरियल डाल दिया, मतलब स्ट्रक्चर यही है, शेप यही है, सब कुछ यही है, बस ऑर्गेनिक के बजाय कैसा हो गया, इनऑर्गेनिक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आया, तो उनके लिए मैं एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप सबको समझ में आ जाएगा। कि मान लो, अज्यूम करते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे पास एक गोल्ड का नेकलेस, ठीक है, अज्यूम कर लो, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि तो उस गोल्ड के नेकलेस में से एक एक एटम या एक एक मॉलिक्यूल गोल्ड का निकाल लें, और उस एक एक मॉलिक्यूल के साथ हम सिल्वर का मॉलिक्यूल रिप्लेस कर दें, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को, गोविंद? यस सर। तो अब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, जो नया हार बनेगा, जो नया नेकलेस बनेगा, वो जो नेकलेस है वो पूरा का पूरा अब सिल्वर का बन जाएगा, राइट। लेकिन क्या उस सिल्वर का जो नेकलेस है उसकी जो शेप है या उसका जो स्ट्रक्चर है, क्या वो गोल्ड नेकलेस जैसा होगा या उससे अलग होगा कुछ? सर एग्जैक्टली सेम होगा। एग्जैक्टली सेम होगा, राइट। तो वो एग्जैक्टली एकदम सेम टू सेम कॉपी होगा। जहां जहां पर गोल्ड की मान लो पत्ती बनी है, वहां वहां सिल्वर की पत्ती होगी, वहीं सिल्वर की ओपनिंग होगी, मतलब हर चीज रिमेन सेम, बस मटेरियल बदल गया। सेम चीज पेट्रिफिकेशन भी है कि सारा ऑर्गेनिक मटेरियल खत्म और सारा क्या डिपॉजिट हो गया, इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो अब इसको देख के मैं पहले कैसा पिन रहा होता था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, इसका टीएस काट के उसमें ए बैंड, आई बैंड, एच जोन और एम लाइन, ये सब मैं ध्यान से बहुत क्लियरली देख सकता हूँ और बेहतर तरीके से देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना फाइन सेक्शन एक ऑर्गेनिक मटेरियल से निकलेगा, उससे ज्यादा फाइन सेक्शन एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से निकल सकता है, सर ठीक है। ऐसा सर ऐसा कह सकते हैं कि मम्मी जो होती है फिर वो भी फॉसिल ही है। किसकी मम्मी? सर मम्मीफिकेशन जो करते हैं मम्मी। मम्मीफिकेशन करते हैं, मुझे लगा किसकी मम्मी फॉसिल है। अच्छा, मम्मीफिकेशन 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 एक्चुअली फॉसिलाइजेशन नहीं है। मैं वजह बताता हूँ कि पहले तो फॉसिल हम उसको बोलते हैं जो नेचुरली बना हो, ठीक है ना। दूसरा ये कि हम उससे इवोल्यूशन स्टडी कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ममीज से हम एवोल्यूशन स्टडी कर पाएंगे। ममीफिकेशन से हम एवोल्यूशन नहीं स्टडी कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, ठीक है ना। उसमें कोई हमने वैसा स्टडी नहीं करना है, ठीक है। बाकी तो मैंने तो कहीं नहीं सुना कि मम्मीफिकेशन इज लाइक फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड मम्मीफिकेशन इज अ काइंड ऑफ अ प्रिजर्वेशन, यू कैन से।
तो फॉसिलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन इज अ टू काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स। भाई मान लो आज किसी का दिमाग या प्रिजर्व कर लिया और फिर हजारों साल बाद निकाल के देखा तो वो तो प्रिजर्वेशन हुआ ना। ठीक है ठीक आनिया, है तो सर। दैट वुड कम अंडर फॉल अंडर प्रिजर्वेशन। एनीबॉडी एल्स एनी अदर डाउट? सर वेयर वी आर मूविंग फर्दर। अभी जो आपने बोला था फाइन टेक्सचर वाला, इनऑर्गेनिक का ज्यादा अच्छा निकल सकता है, ऑर्गेनिक से ये वाली लाइन समझ नहीं आई। एक बात बता दे तू मुझे कि तूने एक कैंडल को काटा, ठीक है, एक सॉलिड कैंडल को काटा और एक सॉलिड आयरन रॉड को कट किया, ज्यादा शार्प सेक्शन किसका होगा, ज्यादा फाइन सेक्शन? सर फाइन किस टर्म्स में डिफाइन करना है? अरे शार्प और क्लियर भाई। सर आयरन का। भाई एक बात बता, एक एक मसल है, तेरे को उसका स्लाइड बनानी है, तूने उसका टीएस काटा, ठीक है, और बड़ा पतला काटा और उसको उसको रखा तूने स्लाइड पे, ठीक है। अब यही टीएस तुझसे तुझसे अगर मैं बोलूं कि तुम एक काम करो, ये मसल का खाना काट के ये पूरी मसल मैं तुम्हें आयरन की फॉर्म में दे दी और एक बड़ा शार्प टूल दिया आयरन को कट करने के लिए, तो ज्यादा फाइन सेक्शन किसका आएगा? सर आयरन का। आयरन का आएगा ना। उसको कट लगाओगे तो भैया किसी ऑर्गेनिक चीज तो फैल जाती है ना, ठीक है ना, वो एकदम बड़े शार्प बनेगा। आ रही बात समझ में? उसके एजेस काफी शार्प होंगे तो क्लैरिटी आएगी ना उसमें। यस सर। सर और रिप्लेस होता कैसे है ये कण कण? नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इन केस होता चला गया, इसी को पेट्रिफिकेशन बोलते हैं। होता कैसे है क्या, वो ऑर्गेनिक बताया ना, वो ऑर्गेनिक डिग्रेड हो गया, वहां पे एक कैविटी बन गई। अब कैविटी के अंदर कुछ मिट्टी मिट्टी आके आयरन और सिलिका आके डिपॉजिट हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो डिग्रेड होता गया, जहां जहां डिग्रेड हो गया नया नया डिपॉजिट होता चला गया। एक्सक्यूज मी सर। ऐसा हमेशा नहीं होता, इट्स अ रेयर इवेंट सर, रेयर इवेंट। सर बाहर की मसल नहीं डिग्रेड होगी फिर? क्या? सर वो जो बाहर की जो मसल है। अरे गुरुजी, मुझे एक बात बता दो कि जब तू गोल्ड का नेकलेस लेगा तो उसका एक एक कण रिप्लेस करेगा या अंदर अंदर का छोड़ देगा बाहर का छोड़ देगा? सर तो फिर उन साइंटिस्ट को पता कैसे? साइंटिस्ट को तो सिर्फ शेप भी पता चलती होगी। भाई एक देखो, पता है क्या है कि ये तो मैंने थोड़ा सा आपको क्या कर दिया कि मान लो अब शेप, अब मान लो कि शेप दिख रही है, ठीक है ना। शेप दिखने के बाद जब उसको उसका अपीयरेंस देखते हो ना, एक एक मसल पड़ी होगी हल्की सी, मान लो एक फिन पड़ा हुआ है शार्क का। एक्चुअली में ये एग्जांपल आ रहा है जिससे हमने एक शार्क के फिन से, ये शार्क के फिन का एग्जांपल ऐसा एक्चुअल में है। तो फिन को देख के तो पता जाएगा ना कि एक फिन लाइक रॉक है, ये किस तरीके की नजर आ रही है, तो एक पूरी फिन की शेप है, वो देख के पता जाता है ना। और फिर एनालाइज करके पता चलता है ये तो एक मसल रही है या ये तो ये स्ट्रक्चर रहा है। मैंने अभी वही एग्जांपल लिया ना कि कि रद्दी वाले के लिए तो सब कुछ रद्दी है ना। जो साइंटिस्ट है, जो हम स्टूडेंट्स हैं, हम पहचानते हैं ना जूलॉजी कौन सी, केमिस्ट्री कौन सी और फिजिक्स कौन सी। तो जो जो एक्चुअल में पैलेंटोलॉजिस्ट हैं वो समझ जाते हैं, दे हैव एक्सपीरियंस, वो सारी जिंदगी यही काम करते आए हैं। ओके सर। वो उसकी अपीयरेंस देख के समझ जाएंगे कि ये एक क्या है, फॉसिल है, और फिर उसका फिर एनालिसिस करके और पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया सॉफ्ट पार्ट, ये हो गया हार्ड पार्ट। चलिए आगे, आगे बंदे ने बताया कि किसी का फीकल मैटर, उसको बोलते हैं कॉप्रोलाइट, वो भी फॉसिल है, ठीक है। फिर मान लो कोई रैबिट है, वो बरो बनाता था, बरो खुद ऑर्गेनिज्म मर गया, बरो रह गई, तो हमें पता लगता है तो बरो बनाता है, ठीक है ना। तो वो जो बरो है वो भी बता रही है कि इतना साइज रहा होगा ऑर्गेनिज्म का, ऐसा वैसा रहा होगा, काफी इंफॉर्मेशन दे देती है। तो बरो भी क्या हो गई, फॉसिल हो गई। तो बरोज, फीकल मैटर, गैस्ट्रोलिथ्स, हार्ड पार्ट, सॉफ्ट पार्ट, एंटायर ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या रहते हैं, फॉसिल्स रहते हैं। तो अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो आता है, तीसरा आता है मोल्ड्स एंड कास्ट।
ठीक है। अब मोल्ड एंड कास्ट क्या है, आप मेरी बात ध्यान सुनेगा। एक और एक होता है इंप्रेशन। ठीक है ना, ओके। अब मोल्ड और कास्ट क्या है, मान लो कि कोई इंसेक्ट है, जिसको मैं एग्जांपल दे देता हूं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, ट्राइलोबाइट। अब ट्राइलोबाइट एक इंसेक्ट है, मान लीजिए रॉक है, रॉक के ऊपर ट्राइलोबाइट पड़ा हुआ था, इट्स एन इंसेक्ट। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ट्राइलोबाइट वहां धस गया, वहां पे बन गई कैविटी। ठीक है, जो कैविटी बन गई उसको बोल दिया मोल्ड। अब उस मोल्ड के अंदर हो सकता है कोई और केमिकल पूरा का पूरा वहां पर डिपॉजिट हो गया। तो कोई और केमिकल जैसे कि कोई कोई सूखी मिट्टी या कोई और दूसरी मिट्टी वहां पर डिपॉजिट हो गई। तो अब आप क्या देख रहे हो, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, इसका ओवरऑल 3D स्ट्रक्चर आप देख पाओगे। तो उसको बोलेंगे हम, जो गड्ढा है उसको बोला मोल्ड, और जो डिपॉजिट अंदर डिपॉजिट हो गया वो हो गया आपका कास्ट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है ना, कि मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, मेरा ये हाथ है, ठीक है, मैंने हाथ क्ले के अंदर ऐसे दबा दिया। क्ले के अंदर मान लो मैं पूरा हाथ ही क्ले के अंदर ऐसे, अपनी पूरी उंगलियां मैंने क्ले के अंदर दबा दिया ऐसे। ठीक है ना। अब पूरी उंगलियां मैंने क्ले के अंदर दबाने के बाद, या अपना पूरा हाथ ही, लेट से ये पूरा हाथ का स्ट्रक्चर मैंने पूरा एक क्ले के अंदर दबा दिया। फिर मैंने, आ रहा है डिस्टर्बेंस आ रही है, माइक बंद करो अपना। ओके, तो मैंने पूरा अपना जो हाथ है क्ले के अंदर पूरा दबा दिया। अब वहां पे गड्ढा बन गया, वो हो गया मोल्ड। और फिर उसके अंदर मैंने मान लो कि लेट से मैंने उसके अंदर कुछ डाल दिया, लेट से ये पीओपी होता है, ठीक है ना, या सीमेंट होता है, वो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर डाल दिया, उसको सूखने दिया। और फिर जब बाहर निकाला तो जो मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा वो पूरा का पूरा मेरे हाथ जैसा होगा। अब अंदर का स्ट्रक्चर प्रिजर्व नहीं है, लेकिन बाहर की शेप पूरी क्या हो गई, प्रिजर्व हो गई, वैसी की वैसी। तो उसको बोलते हैं हम मोल्ड एंड कास्ट। आई सपोज मोल्ड एंड कास्ट क्लियर है। सर हाँ जी। ये रॉक में कैसे हो जाता है सर? अरे भाई, मान लो कि मिट्टी के ऊपर ट्राइलोबाइट दबा हुआ था, ठीक है ना। अब हो सकता है कि उसके ऊपर कोई दूसरा पत्थर पड़ गया हो और वो पूरा ही अंदर धस गया हो रॉक के, तो वहां पे गड्ढा पड़ गया ना। अब ऑर्गेनिक मटेरियल तो डिग्रेड हो गया और सॉफ्ट मटेरियल में डिपॉजिट हो गया। अब कैसे हुआ वो तो साइंटिस्ट अंदाजा लगाते थे कि ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा, हम तो बता रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है। अब सेम चीज मैं बता रहा हूँ, एक चीज होती है इंप्रेशन। अब इंप्रेशन क्या होता है, इंप्रेशन बड़ा सिंपल सा है। अगेन मान लीजिए रॉक है, और रॉक के ऊपर और कोई लीफ गिरी हुई है। अब ये पूरी लीफ डिग्रेड हो गई, पूरी लीफ क्या हो गई, डिग्रेड हो गई है। लेकिन बस इसकी जो आउटर बाउंड्री है, जो उसकी जहां जहां पे इसकी आउटर बाउंड्री थी, वहां वहां निशान छूट गए हैं। एक निशान है, एक अपीयरेंस है, एक निशान बना हुआ है। मतलब कुछ डिपॉजिट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस एक पतला सा निशान छूटा हुआ है एक लीफ का। तो उसको हम बोलते हैं द इम्प्रेशन। क्लियर है पॉइंट। तो सिर्फ एक निशान होता है तो उसको इम्प्रेशन बोलते हैं। पूरा पूरा 3D स्ट्रक्चर की तरह प्रिजर्व हो जाता है। कुछ अंदर डिपॉजिट हो गया तो उसको मोल्डन कास्ट बोलते हैं। तो फिर ये भी एक तरीके के फॉसिल्स हो जाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअल में हो, उसका निशान भी फॉसिल हो सकता है। जैसे कि कोई भारी सा ऑर्गेनिज्म था, सॉफ्ट मिट्टी में उसका पैर रखा, पैर दब गया, और दबे हुए जगह पर कोई चीज डिपॉजिट हो गई, तो वो क्या है, मोल्डन कास्ट है। और अगर पैर का निशान रह गया, ठीक है, तो वो क्या है आपके लिए, इंप्रेशन है। आई सपोज ये बात क्लियर है आपको। सर एक बार कॉप्रोलाइट बता दीजिए। कॉप्रोलाइट इज फीकल मैटर। कॉप्रोफैजी, फीकल मैटर खाना। कॉप्रोलाइट, फीकल मैटर एज फॉसिल्स। सर एक बार बरूस का बता दो। सर लेकिन फीकल मैटर तो डिग्रेड हो जाता है ना सॉइल में। अरे मान लो फीकल मैटर प्रिजर्व हो गया, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। फीकल मैटर है, ठीक है, मान लो बरो के अंदर फीकल मैटर था,
वो उसमें से जो ऑर्गेनिक मेटेरियल है वो प्रिजर्व हो गया, थोड़ा इनऑर्गेनिक रह गया, मतलब पूरा या तो डिपॉजिट कहीं हो गया या कहीं रॉक के अंदर दबा हो गया उस तरीके से, और वो 60% सूख चुका है, ड्राई हो चुका है, कुछ पार्ट जो है वो बचा हुआ है, तो फिर फॉसिल की तरह काम कर सकता है। सर ये ट्राइलोबाइट किसका एग्जांपल दिया आपने? एक आंसर बोला। ओके, तो अब ये आपको सारे फॉसिल्स क्या होते हैं आई सपोज सब क्लियर हो गया है, ठीक है। अब पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अगर हम एनिमल फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं तो पहले जूलॉजी, प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो पहले बॉटनी, आखिरी आ रहा है पैलवाइनो फॉसिल्स। पैलवाइनो फॉसिल्स क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल फॉसिल्स, जैसे कि माइक्रोस्पोर्स, पॉलन, छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जो माइक्रोफॉसिल्स होते हैं प्लांट्स के, स्पोर्स वगैरह या पॉलन वगैरह, वो जब फॉसिलाइज हो जाते हैं तब उनको हम बुलाते हैं द पैलवाइनो फॉसिल्स। और मान लेते हैं कि कोई पूरा का पूरा जंगल और उसमें वॉल्केनो इरप्ट हुआ, पूरा जंगल जल गया, किससे? वॉल्केनो के लावा से। तो अब वो पूरा जंगल के सारे एनिमल्स मर गए और हजारों, और वहां पे सब कुछ क्या हो गया? फॉसिलाइज हो गया। तो अब वो पूरा का पूरा जंगल इज वेरी वेरी रिच इन फॉसिल्स, और ऐसे एरिया को जो बहुत रिच होता है फॉसिल्स में, उसको हम बुलाते हैं फॉसिल पार्क। आ रही बात समझ? क्लियर रखना। तो आखिर में हम एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे, वो क्या है? वो है एडवांटेजेस ऑफ फॉसिल्स, की फॉसिल्स की क्या एडवांटेज है, ठीक है ना। अच्छा, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं छोटा सा डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, कि फॉसिल्स को डेट कैसे करेंगे। तो फॉसिल्स को डेट करने के लिए पहले आप फॉसिल से बातचीत करना शुरू करेंगे, और जब बातचीत आपकी फॉसिल से बढ़ जाएगी, तो बातचीत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब आप एक उसको अच्छे से कैफे या कॉफी हाउस में बुलाएंगे और उसके साथ कॉफी पे जाएंगे। और जब आप कॉफी पे आप उसके साथ रेगुलरली जाने लगेंगे, 2 4 बार 5 6 बार जाने लगेंगे, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यू आर डेटिंग द फॉसिल। आई सपोज इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। सर ये समझ नहीं आया सर, एक और बार बता दो। इसको समझ नहीं आया? इतना आसान बताया तुमको मैंने। फॉसिल से बातें करनी है, फॉसिल से मिलने जुलने लगना है, तो कंटिन्यूअसली फॉसिल से मिल जुल रहे हो, तो वी कैन से दैट यू आर डेटिंग द फॉसिल्स। हाउ टफ इज दैट? चलिए, तो डायरेक्ट आते हैं डेटिंग ऑफ फॉसिल्स के ऊपर। तो डेटिंग ऑफ फॉसिल्स एक्चुअली पुराना जो बताया भूल जाइए, अब जो बता रहा हूं ध्यान रखिएगा। तो डेटिंग ऑफ फॉसिल्स इज ऑफ, लेट्स से मैं आपको 3 बता देता हूँ। एक है कार्बन डेटिंग, और एक है पोटेशियम आर्गन डेटिंग, ठीक है, और एक है सिंपली इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ओके, नाउ पे अटेंशन। सर लास्ट वाला क्या लिखा है? क्या? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ओके, नाउ पे अटेंशन, ध्यान से समझिएगा। ये जो कार्बन डेटिंग है, ये इसमें क्या होता है, देखिए ये सब ना रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब ये आपको फिजिक्स में पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है वो 2 फॉर्म्स में रहता है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, जिसमें से कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव फॉर्म है, कार्बन 14 कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजन 14, ठीक है। और कार्बन 14 जब नाइट्रोजन 14 में चेंज होता है, तो इसका एक हाफ टाइम होता है, और उस हाफ टाइम को बोलते हैं 5730 ईयर्स। 5730 ईयर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फॉसिल आपके सिलेबस का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, मतलब कि चार लाइन का पार्ट है फॉसिल, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बता रहा हूँ, तो आपको हर एक चीज की डिटेल में नहीं जाना, जितना बता रहा हूँ उतना माइंड में रखो। कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए क्या चल रहा है,
ठीक है ना। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ये बात आपको क्लियर है, क्योंकि कोई भी एटम एक फॉर्म में नहीं रहता, वो एक से ज्यादा फॉर्म में रह सकता है। तो कार्बन 14 भी एक रेडियो एक्टिव फॉर्म है कार्बन की। अच्छा, कार्बन 14 टाइम के साथ डिके होता है नाइट्रोजन 14, ये बात भी क्लियर है। अच्छा, अब क्या होता है कि आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, अब पेड़ के अंदर कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो होता है वो मेंटेन रहता है, और वो करीब करीब होता है 1/10⁵ कि 10⁵ अगर कार्बन 12 के मॉलिक्यूल हैं तो एक मॉलिक्यूल होगा कार्बन 14 का, मतलब ये रेशियो मेंटेन्ड है। और ये रेशियो मेंटेन रहेगा जब तक वो प्लांट जिंदा रहेगा। क्यों? वो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो, ठीक है ना, वो ले रहा है, ठीक है, और लेने के बाद ग्लूकोज बना रहा है, और ग्लूकोज बना रहा है उसके बाद उस ग्लूकोज को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक है ना। फिर वो स्टोर्ड ग्लूकोज फिर वापस नेचर में आ रहा है, ग्रेजुअली जब वो डिग्रेड हो रहा है, तो ऐसे साइकिल चलती जा रही है, ठीक है ना। तो नेचर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ का जब तक लिंक रहेगा तब तक वो रेशियो मेंटेन रहेगा कार्बन 12 और कार्बन 14 का, वो नहीं बिगड़ेगा। जैसे ही वो प्लांट मर गया, जैसे ही वो लीफ मर गई या वो प्लांट मर गया, वैसे ही वो कार्बन 14 डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा नाइट्रोजन 14, ठीक है। मान लीजिए उसके पास 10 यूनिट थी कार्बन 14 की, कितनी यूनिट थी, 10 यूनिट थी कार्बन 14 की। तो 10 यूनिट से 5 यूनिट बनने में, यानी उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, और वो हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स की। क्लियर है? तो 10 से 5 वो होगा 5730 ईयर्स में, 5 से उसका आधा 2.5 वो हो जाएगा और 5730 ईयर्स में। तो ऐसे करते करते तक वो डिग्रेड होता चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, मान लो हमको एक डिग्रेडेड बोन मिली या डिग्रेडेड लीफ मिली, और हमें एक पुरानी लीफ मिली। अब इस डेड लीफ में जो थोड़ा बहुत कार्बन है, हमने देखा कि इसमें कार्बन 14 का अमाउंट कितना है और कार्बन 12 का अमाउंट कितना है। तो हमने इसका कार्बन 12 और 14 का रेशियो निकाला, ठीक है। आ रही बात समझ में? मान लो अब फिर हमने देखा कि एक जो लीफ जिंदा होती है उसका रेशियो क्या होता है। मान लो जो जिंदा लीफ होती है उसका रेशियो होता है 12, ठीक है। कितना होता है? 12। और अब हमने क्या देखा कि अब जो हमें कार्बन 14 का अमाउंट मिला उसके अंदर, वो मान लो मिला हमें 3। तो जिंदा लीफ में कितना होता है? 12, और अभी मुझे कितना मिला है? 3। तो कितनी बार ये आधा हुआ होगा? पहले 12 से 6 हुआ होगा, फिर 6 से कितना हुआ होगा? 3। मतलब 2 बार ये आधा हुआ है। मतलब ये लीफ कितनी पुरानी हो गई? ये लीफ हो गई 2 × 5730 ईयर्स पुरानी। मैंने एक बड़े ही सरल एग्जांपल आपको बता दिया कि किस तरीके से हम कार्बन डेटिंग करते हैं। अच्छा, कार्बन डेटिंग हम उन्हीं चीजों के लिए कर सकते हैं जो चीजें, जिस चीज के अंदर कार्बन अभी मौजूद है, मतलब कोई बोन हो गई, कोई बोन हो गया, है ना, कोई टीथ हो गया, कोई लीफ हो गई, है ना, उन्हीं चीजों के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। आई सपोज कार्बन डेटिंग इज क्लियर, इट इज आल्सो नोन एज रेडियो एक्टिव डेटिंग। किसी को कोई डाउट? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर आपने एक लाइन बोली थी कि C12 और C14 की रेशियो 10⁵ और 1:1 में होती है, वो क्या थी? मैंने बस एक मेरे ख्याल से, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, मैंने बस एक आपको एक आइडिया दिया था कि शायद मेरे ख्याल से रेशियो ये होता है कि कार्बन 12 के अगर 10⁵ मॉलिक्यूल है, 1,00,000 मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल कार्बन 14 का होता है, ये रेशियो होती है। सर मतलब इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, हमको जिंदा लीफ का पता है कि इतना कार्बन 14 होना चाहिए था, मरी लीफ का, डिग्रेडेड लीफ का पता है कि इतना बच गया है, और हमें यह पता है कि आधा कितने टाइम में होता है। तो उसका कितना वो डिग्रेड हुआ होगा उसका अंदाजा लगा लेते हैं, और उसको उसको कितना टाइम लगा, पहले डिग्रेड कितना हुआ वो पता लगा लिया, अब उसको लगभग कितना टाइम लगा होगा वो अंदाजा लगा लिया, तो हमें एज पता लग गई, फॉसिल कितना साल पुराना है। सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव डेटिंग।
हाँ जी। सर दोनों का जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग नहीं हो सकता? जैसे जो जिस प्लांट की हमें लीफ मिले वो अरे प्लांट भैया, अलग होगा। एक जनरलाइज ले रहे हैं, एक जनरलाइज। अब तो बोलेगा भैया आम का पत्ता है और आम अभी भी इवॉल्व हुआ है, तो आम के पत्ते से को लेके मैंने इतने पुराने जिम्नोस्पर्म का कैसे निकाल लिया। तो मान लेते तो जिम्नोस्पर्म का निकालना है, तो जो आज जिम्नोस्पर्म है प्रेजेंट है, एक अंदाजा है। साइंस इज अ अंदाजा, समझ गया। सर कार्बन कंटेंट पुराने वाले में और नए वाले में सेम मानेंगे? रेशियो 12 और 14 यस का। सर। यस सर। हाँ, ना, पुराने वाले नए वाले में सेम नहीं मानेंगे। हम ये मानेंगे कि ये रहता है जनरली, और अब ये डेड हो गया है, तो इसमें भी ये रहना चाहिए था, लेकिन वो तो है ही नहीं। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन 14 डिग्रेड हो गया। तो कितना डिग्रेड हो गया? इतना डिग्रेड हो गया। अब मान लो इतना, अगर मान लीजिए 5 यूनिट डिग्रेड हो गया, तो हमको पता है कि 1 यूनिट इतना टाइम में डिग्रेड होता है, तो 5 यूनिट कितने टाइम में डिग्रेड हुआ होगा? इतने टाइम में डिग्रेड हुआ होगा। तो वो टाइम क्या हो गया? उतना फॉसिल ओल्ड हो गया। सर सर मेरा आपने कहने बोला। में, सर मैं हम Anybody लोग else? हाँ हाँ, बोल बोल, इनिशियल रेशियो जल्दी कैसे बोल। पता करेंगे सर? क्या इनिशियल पता क्या लगेंगे? रहा होगा? इनिशियल रेशियो। अरे इनिशियल रेशियो, मैंने वही बोला कि तेरी बॉडी के अंदर कितना कार्बन 12 और कितना कार्बन 14, ये हम पता लगा सकते नहीं लगा सकते? हाँ गोविंद। यस गोविंद, सर। तेरी बॉडी में कितना है? या चल तेरी बॉडी को छोड़ देते हैं, डायनासोर के सबसे क्लोज क्रोकोडाइल है, ठीक है? जो मोस्ट प्रिमिटिव रेप्टाइल हम जानते हैं, उस रेप्टाइल का के अंदर कितना कार्बन 12 कितना कार्बन 14, ये तो हम पता लगा सकते हैं लगा सकते हैं? यस सर, ठीक है, समझ गया। समझ गए ना? यस सर। सर Anybody else? सर आपने बोला कि सर ये कार्बन डेटिंग है 12 और 14 का रेशियो के हिसाब से है। हाँ, तो सर तो कार्बन 12 भी तो डिग्रेड होगा साथ में, तो सर हम कैसे? सर आपने कहा कि कार्बन 14 हाफ लाइफ में इतना कम होगा, तो सर एक बात बता, वो तो। रेडियो यस एक्टिव सर। कौन है? कार्बन 12 है कार्बन 14? सर कार्बन 14। तो डीके कौन होगा? सर कार्बन 12 डिग्रेड नहीं होगा। भाई वो रेडियो एक्टिव ही नहीं है, वो तो स्टेबल है। अनस्टेबल कौन है? ओके सर। हर चीज रेडियो एक्टिव नहीं होती ना। यस सर। करेक्ट। यस हाँ, सर ओके, हाँ जी। सर ये 5730 कैसे कैलकुलेट कर लिया सर? यही हाफ लाइफ। एक्सपेरिमेंट से भाई, एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट नाम की चीज है कि नहीं है? और यही 5730। एग्जैक्ट हमें वैल्यू हर एक आएगी सर? डेटिंग की हाफ लाइफ पता है कि आधा होने में इतना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। ये हर एक में होगी, ये हर एक में होगी। पोटेशियम डेटिंग में होगी, ये लेड डेटिंग में होगी, केमिकल बहुत सारी काइनेटिक्स तरह में की डेटिंग होगा। होती है। हर रेडियो एक्टिव मटेरियल के डिके की एक हाफ लाइफ होती है, ठीक है? बाकी तुमको राठौर सर बताएंगे, फिजिक्स के बारे में ज्यादा वो जानते हैं। अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, 3 तरह के डिके होते हैं। यहाँ पर हम बीटा डिके की बात कर रहे हैं। ओके, और कोई किसको डाउट? चलिए आगे है पोटेशियम आर्गन डेटिंग। अब पोटेशियम आर्गन डेटिंग हम करते हैं रॉक्स के लिए। अब फॉसिल हमें मिला, मान लो हमें तो वो तो रॉक के अंदर मिला, या हमें रॉक मिली, फॉसिल तो रहा है, निशान पड़ा है सिर्फ। तो हम फिर रॉक की डेटिंग करते हैं कि रॉक लगभग कितनी पुरानी है। फिर हम उस रॉक की डेटिंग करते हैं, उसके ऊपर की रॉक की डेटिंग करते हैं, उसके नीचे की रॉक की डेटिंग करते हैं। उसके ऊपर की रॉक की डेटिंग करी, नीचे की रॉक की डेटिंग करी, और उस रॉक की डेटिंग करी, तो हमें अंदाजा लग जाता है कि लगभग ये फॉसिल कितने साल पुराना रहा होगा। तो जब हम रॉक की डेटिंग कर रहे हैं, तो जब पोटेशियम आर्गन मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पोटेशियम आर्गन डेटिंग। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? इसका इसका इसमें क्या होता है? पोटेशियम 40 कन्वर्ट्स इनटू आर्गन 40, ठीक है? और इसकी हाफ लाइफ होती है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ ईयर्स। तो इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, बिलियन ईयर्स में होती है, ठीक है ना? तो 3 × 10⁹ ईयर्स इसकी हाफ लाइफ होती है। तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत पुरानी फॉसिल्स के लिए, तो बहुत ओल्ड फॉसिल्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया पोटेशियम आर्गन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग और पोटेशियम आर्गन डेटिंग, ये लिविंग मटेरियल के लिए, ये रॉक्स वगैरह के लिए। और
अगर हमें डेटिंग करनी है, कोई फॉसिल नया नया बना है, मतलब कि कोई नई नई चीज है उसको डेट करना है, ठीक है ना, बहुत पुराना डेटिंग करना है, कोई जैसे थोड़े ही साल पुराना है, 1000 ही साल पुराना है, इतना ही पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है, तो उसको अगर हमें डेटिंग करनी होती है तो हम ये मेथड अनएक्यूरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम गैप बहुत ज्यादा है, 5730 ईयर्स। अब 5730 ईयर्स जिसका हाफ टाइम है, वो 50 साल 100 साल के लिए बड़ा ही अनएक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो हमें न्यूली फॉर्म फॉसिल्स जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं एक अलग मेथड, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इसमें कुछ अलग अलग, इसमें कुछ अगेन आपका बड़ा ही हाई लेवल का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है ना, काफी मास्टर्स और पीएचडी के लेवल का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, यानी आप कैसे समझ सकते हैं मास्टर्स के लेवल का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, और एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि एग्जैक्ट एकदम फिजिक्स क्या पीछे चल रही है, तो जो आइडिया मुझे है मैं आपको आइडिया देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये बेसिक होता है कि कभी भी जैसे ही कोई भी चीज एनर्जी गेन करती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, फिर वो हाई एनर्जी लेवल पे जाके फिर वो वापस जब एनर्जी लूज करके लोअर लेवल्स पे आ जाते हैं। जैसे आपका वो N4 से N1 लाइमन बार्नर पार्शियल जो आप ब्रैकेट प्रीफंड सीरीज पढ़ते हो केमिस्ट्री में, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि हाई एनर्जी पे गए फिर लो एनर्जी पे आए, हाई एनर्जी पे गए फिर लो एनर्जी पे आए। अब जब वो लो एनर्जी पे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे स्पिन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं वो सेम फ्रीक्वेंसी बाहर से भी देता हूं तो फिर रेजोनेंस होता है और मुझे एक वेव मिलती है, ठीक है। तो मैं ये पता लगा लेता हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स या ऑलमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उससे मुझे अंदाजा लग जाता है कि कितनी एनर्जी मैंने रिलीज की होगी और कितनी देर पहले ये वो हाई एनर्जी स्टेट में गए होंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है कि मैं इस्तेमाल कर, मतलब कि जब तक वो अलाइव था तब तक वो हाई एनर्जी स्टेट पे जा रहे थे, और जैसे ही वो डेड हो गया वो वापस रिटर्न होकर आने लग गया। तो कितने रिटर्न होके आए हैं और कितने रिटर्न होके लोअर स्टेज पे वाइब्रेट कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं कंपैरिजन करके पता लगा लेता हूँ ये फॉसिल ऑलमोस्ट कितने साल पुराना है। तो ये मेथड है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको बस आइडिया होना चाहिए कि कार्बन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग और रीसेंट फॉसिल्स के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द डेटिंग ऑफ द फॉसिल। और हम जब एग्जैक्ट डेट निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल डेटिंग, एब्सोल्यूट डेटिंग। और जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना, कि ये वाली रॉक कितनी पुरानी, ये वाली रॉक कितनी पुरानी, तो जो बीच में रॉक में फॉसिल मिला है वो ऑलमोस्ट दोनों की एज के बराबर हो। मान लो ये 100 साल पुरानी रॉक है, ऊपर नीचे 150 साल पुरानी है, तो जो बीच में जो फॉसिल मिला है वो ऑलमोस्ट 125 साल पुराना होगा, है ना। तो इस तरीके की जब हम डेटिंग करते हैं, एग्जैक्ट डेटिंग नहीं कर पाते, तो अब उसको हम बोलते हैं द रिलेटिव डेटिंग। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो ये हो गया डेटिंग ऑफ द फॉसिल्स। अब अगला सवाल मेरे को के मैं ऑर्गन आपको वाली याद क्या है, बताई थी? के ऑर्गन क्या? दूसरी वाली रिलेटिव के डेटिंग भाई, आर्गन। रिलेटिव डेटिंग। यस सर, एक और अच्छा, बार बताना। के आर्गन डेटिंग। कौन सी डेटिंग जाननी है तुझे दोबारा? के आर्गन डेटिंग। भाई पोटेशियम 40 कन्वर्ट्स इनटू आर्गन 40 विद अ हाफ लाइफ ऑफ 3 × 10⁻⁹ ईयर्स। इसमें क्या है समझने वाला? तो सेम सर कार्बन सेम ही डेटिंग है वाला ना? कॉन्सेप्ट है, बस पोटेशियम आर्गन में लगा रखा है। ठीक है सर। सर आपने इसमें ओके, कुछ रॉक्स का बताया था ना कि ऊपर की रॉक की लाइफ, एक बार दोबारा बता दो प्लीज। मैंने इसमें कुछ नहीं बताया था। एक तो तुम लोग सारी चीजें एक खिचड़ी पका देते हो ना, मुझे ये समझ नहीं आता ये सब चीजों की खिचड़ी काहे पका देते हो। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये जो कार्बन वाले आइटम चीजें मिल रही है उसमें, ये बेसिकली रॉक्स के लिए, इग्नियस रॉक्स के लिए, ठीक है ना। ये बेसिकली इग्नियस रॉक्स के लिए होती है। ये सेडिमेंटरी रॉक्स में जो एक्चुअल फॉसिल्स मिल रहे हैं उसके लिए, ये नई नवेली फॉसिल्स बनी है उसके लिए। क्लियर? अब कभी कभार हमें ये प्रॉब्लम मिलती है कि हमें एक फॉसिल मिला, एक रॉक में मिला, ठीक है। अब उस रॉक में फॉसिल मिल गया, हमने उसकी एग्जैक्ट डेट निकाल ली। अब कंफर्म करने के लिए कि हम जो डेट निकाल रहे हैं वो सही भी है गलत भी है, अब ऊपर के जो रॉक है, ठीक है ना, उसकी अप्रोक्सीमेट डेट निकालने की कोशिश करते हैं, नीचे की जो रॉक है उसकी अप्रोक्सीमेटली एज निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर की रॉक नीचे की रॉक की एज निकाली, अब इसकी एज आई
अप्रोक्सीमेटली 150 साल, ठीक है। नीचे वाली की आई अप्रोक्सीमेटली 200 साल, तो बीच वाली रॉक की अप्रोक्सीमेट एज क्या होनी चाहिए? 175 साल, है ना। तो अगर ये मैच करता है तो कहते हैं ठीक है। तो जब हम दो को कंपेयर करके इसकी डेटिंग कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेटिंग, क्योंकि हम दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। और डायरेक्ट एक ही निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डेटिंग। इसमें कितना मुश्किल है समझना? सर वो 100-150 साल कैसे पता चलेंगे, उतना पुराना है? ऊपर के जो मटेरियल और रॉक है, ठीक है ना, उसकी डेटिंग कर सकते हैं ना। उसके और भी मेथड्स होते हैं, लेड डेटिंग। भाई मिट्टी के अंदर और भी चीजें होती हैं, लेड होता है और भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी भी डेटिंग है। तो ये सिर्फ दो डेटिंग तो एक एग्जांपल नहीं है, ऐसी और भी मतलब बहुत सर सारी इसके डेटिंग। मतलब जिसकी बहुत ये ज्यादा कम होगी लाइफ टाइम, वैसा हाफ लाइफ, क्या क्या जिसकी हाफ लाइफ जिन कंपोनेंट्स की बहुत ज्यादा कम होगी उनको लेके डेटिंग कर देते हैं रॉक्स की। रॉक में जो चीजें मिलती हैं, जैसे लेड मिलता है, यूरेनियम मिलता है, उसमें जो रेडियो एक्टिव चीजें हैं उसको लेके डेटिंग करते हैं। मतलब एक रॉक की मैं डेटिंग कर सकता हूँ, बता सकता हूँ रॉक कितने साल पुरानी है, ठीक है। तो रॉक ओके की सर। डेटिंग करी, फिर जो कार्बन मटेरियल मिला है उसकी डेटिंग करी, तो पता लगा लिया अप्रोक्सीमेटली, अंदाजा लगा लिया, मैच कर लिया कि नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे सर। तो ये हो गया डेटिंग ऑफ फॉसिल। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से। अब तुमको ना कुछ नहीं याद रखना, बस ध्यान रखना है फॉसिल किसको बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी क्या है, पैलेबॉटनी क्या है, पैलेजोलॉजी क्या है, फॉसिल पार्क्स क्या है, और डेटिंग ऑफ फॉसिल्स किसको बोलते हैं। डेटिंग फॉसिल्स में जनरली क्या करते हैं, हल्का फुल्का दिमाग में आइडिया क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है ना। बाकी एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं वो सब आपको आपको जानना उतना जरूरी नहीं है। तो मैं आपको इसलिए एक्स्ट्रा बताता हूँ ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि चल क्या रहा है। तो बस चल इतना सा रहा है कि मुझे आज कितना अमाउंट है वो पता है, कितना होता है नॉर्मली वो पता है, फॉसिल जो मिला उसमें देख लिया कितना कितना रह गया है, तो कितना था कितना रह गया से कितना डिफरेंस आया वो निकाल लिया, और इसका डिफरेंस कितने सालों में आ सकता है उसका मुझे अंदाजा है, तो उससे मैंने फॉसिल की एज निकाल ली। इतनी सी बात है, ठीक है ना। और जिंदा फॉसिल्स के लिए कार्बन डेटिंग, रॉक्स इग्नियस रॉक्स के लिए कार्बन आर्गन डेटिंग, सॉरी पोटेशियम आर्गन डेटिंग, और नई नवेली फॉसिल्स के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इतना सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा फॉसिल्स के बारे में तुमसे कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारे ना एम्स के लेवल का क्वेश्चन या नीट के लेवल का क्वेश्चन, इससे ज्यादा अगर कोई पूछ लेता है, ठीक है, तो फिर इसके बियॉन्ड तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। दैट इज द मैक्सिमम अ स्टूडेंट शुड नो अबाउट द फॉसिल। इससे ज्यादा अपना दिमाग मत डालना, ठीक है। जूलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है तो वो बात अलग है, ठीक है। अगर वो इसकी डिग्रेडेशन और इसके न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स फिजिक्स में आते हैं, और इसमें भी नहीं आते, जेई जेई एडवांस एडवांस में आते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका फिजिक्स वाला पार्ट है, ठीक है ना, उसको हम डील नहीं करेंगे। अच्छा, वो आपके रेडियोएक्टिव डेटिंग से मिलता जुलता है। अब सुनो आखिरी चीज, मुझे बताओ कि जो फॉसिल है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सर एवोल्यूशन को समझ पाते हैं फॉसिल्स को देखकर। किसको समझ पाते हैं? एवोल्यूशन कि पहले कैसे थे और और अब कैसे हो गए। और ओके, मेरी बात ध्यान सुनना कि एक तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो बहुत आसान बोलोगे कि सारे एविडेंसेस इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं। एक फॉसिल ये है जो ठोस सबूत है एवोल्यूशन का, जो पक्का सबूत है एवोल्यूशन का, जो डायरेक्ट एविडेंस है एवोल्यूशन का। तो एवोल्यूशन का डायरेक्ट एविडेंस कौन है? एवोल्यूशन का डायरेक्ट एविडेंस है फॉसिल्स, ठीक है। पहली चीज, फॉसिल से आप ये बता सकते हो कि पुराने जमाने में कैसे ऑर्गेनिज्म रहा करते थे। एक, आप ये भी बता सकते हो कि आज के और पुराने जमाने में क्या चेंजेस आए हैं। ह्यूमन आज भी ह्यूमन कल भी था, क्रो मैग्नॉन भी ह्यूमन है और होमो सेपियन भी ह्यूमन है, और क्रो मैग्नॉन में होमो सेपियन में क्या डिफरेंस है ये भी आपने बता दिया, ठीक है ना। डायनासोर जो आज नहीं है पुराने जमाने में होते थे ये भी आपने बता दिया, ठीक है। ये तो वही डायरेक्ट एवोल्यूशन से रिलेटेड। और सुनिए, फॉसिल से आप पुराने जमाने की ज्योग्राफी भी बता सकते हो। कैसे? कि मान लो तुम्हारे लक्ष्मी नगर के एरिया के अंदर खुदाई होती है, ठीक है, और खुदाई में मिलती है स्टारफिश और मोलस्क की फॉसिल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म की फॉसिल कि जहां जो सिर्फ और सिर्फ पानी में पाए जाते हैं या सिर्फ ओशन में पाए जाते हैं। तो इससे आप क्या कंक्लूड करोगे
सर वो ओशन का एरिया था, वहां से पानी हट गया फिर हाँ, हजारों लाखों ओवर साल गया। पहले वो ओशन का एरिया था। अरे बात समझ में? अगर एंटार्क्टिका में अगर आपने खुदाई करी और एंटार्क्टिका में खुदाई करके आपको फॉसिल्स मिले ऐसे प्लांट्स के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के फॉसिल्स हैं या एवरग्रीन प्लांट्स हैं, तो उससे आप क्या कंक्लूड करोगे? सर कि जहां पे आज एंटार्क्टिका की बर्फ है वहां पे कभी ना कभी वो उसकी लोकेशन वो साउथ पोल या नॉर्थ पोल नहीं है, वो साउथ पोल नहीं है, उसकी जो लोकेशन है वो एक्चुअल के अंदर कभी ना कभी रही थी क्या, एक इक्वेटर या ट्रॉपिकल रीजन रहा था वहां पे, और वहां पे भी बर्फ की जगह पर एवरग्रीन फॉरेस्ट रहे थे। मतलब पुराने जमाने में ज्योग्राफी कैसे रही थी वो भी आप स्टडी कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, और बताता हूँ, मान लीजिए आप एक बिजनेस मैन है, आपने इंडस्ट्री सेटअप करनी है तेल निकालने की, तो यहाँ बात आ रही है फॉसिल फ्यूल्स की। तो उस जमीन में जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉसिल्स मिल रहे हैं, बहुत ही रिच है जो जमीन फॉसिल्स में, आप वहां पे आप अपनी वहां पे ही अपनी जो इंडस्ट्री है वो लगा सकते हो, किसके लिए? फॉसिल फ्यूल्स के लिए, तेल और ये सब निकालने के लिए, और बाद में उसको डीजल वगैरह जो भी है चीजें में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना? तो वहां पे भी फॉसिल्स का बहुत ही ज्यादा क्या आता है, रोल आ जाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द फॉसिल्स। कोई डाउट? ये सारे के सारे एप्लीकेशन है स्टडी ऑफ फॉसिल्स के। क्लियर है सर। और आखिरी में आता है लिविंग फॉसिल। ठीक है ना? व्हाट इज लिविंग फॉसिल? चाइनीज का यस सर। व्हाट इज लिविंग फॉसिल? सर जो अभी भी अलाइव है बट चेंज एग्जांपल? नहीं हुआ है बिल्कुल। किंग क्रैब और और आयुषी? आयुषी A01। आयुषी है क्लास में? गरिमा A01। दक्ष यमुना विहार A01। यस सर। एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल? सर किंग क्रैब। बता दिया वो चाइनीज का ने। और नहीं पता सर। ठीक है, रंजोत? रंजोत? अदुबर रहमान? यस सर। सेम क्वेश्चन। सर और नहीं पता। एनीबॉडी इन द क्लास? सर क्रोकोडाइल। सर एक रेप्टाइल बताया आपने क्या? क्रोकोडाइल मिलियंस ऑफ, नहीं क्रोकोडाइल नहीं। आज जो स्पीशीज हमारे पास क्रोकोडाइल की है वो बहुत पुरानी नहीं है। चलिए कोई नहीं, आपने किंग क्रैब बहुत बड़े एग्जांपल बोला। प्लांट से कोई एग्जांपल याद आ रहा हो तो? सर जो बड़े बड़े टॉर्टॉइज हैं, अच्छा ठीक है, जो एक रूम के जितने बड़े टॉर्टॉइज हैं, मतलब पहले के ऑर्गेनिज्म उतने बड़े हुआ करते थे, तो वो लिविंग ठीक है। फॉसिल है। और कोई प्लांट से एग्जांपल याद आ रहा है? एनसीईआरटी में दिया हो। सर साइनोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया कह सकते हैं एक तरीके से, कुछ स्पीसीज। और सर जेलीफिश। कौन सी फिश? जेलीफिश। नहीं, जेलीफिश के जो अभी के फॉसिल्स है वो नहीं, अभी के जो जेलीफिश है वो नहीं। मतलब कि कोई स्पेसिफिक स्पीसी हो तो आई डोंट नो, एक आध कोई हो तो, बट कॉमनली नहीं बोल सकते। ठीक है, बाकी देखिए एक आध एग्जांपल स्फेनोडॉन है। ठीक है ना? ठीक है, स्फेनोडॉन इज वन ऑफ द एग्जांपल, और किंग क्रैब एक एग्जांपल है लिविंग फॉसिल का। ठीक है,
और अगर मैं लिविंग फॉसिल की बात बताऊं, ये आपने सुना है, आपको ध्यान नहीं आ रहा, प्लांट्स के अंदर गिंको, गिंको इज अ लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो लिविंग फॉसिल्स वो होते हैं जो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से वो हमें प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की याद दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मोर्फोलॉजी। और कंपैरेटिव एनाटॉमी मोर्फोलॉजी सर में स्पैरो होमोलॉजी क्या होता है? एंड एनालॉजी पढ़ेंगे। हाँ अमन बोल, क्या बोल रहे हैं सर स्पैरो डॉग होता क्या है? इसमें? सर अभी आपने एग्जांपल बताया ना स्पैरो डॉग। स्पेनोडॉन, स्पेनोडॉन, SPHENODON, स्पेनोडॉन। एनिमल किंगडम पढ़ाया था मैंने, अपने नोट छांटेगा ना तो याद आ जाएगा, तो जो उसमें लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और अगर फिर भी नजर ना आए तो अगली अगली क्लास बता दूंगा। ओके, तो एवोल्यूशन में अगला कॉन्सेप्ट है होमोलॉजी और एनालॉजी का, ठीक है। और मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, आइए अब कुछ चीजें मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी हैं, कुछ मैं आपको बोलूंगा, तो आपको दोनों ही नोट करनी है, ब्लैक बोर्ड वाले भी और जो मैं कह रहा हूँ वो भी आपको नोटिस करना है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले चलते हैं होमोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। होमोलॉजी मतलब जिनका ओरिजिन सेम रहा हो, और आज जो थोड़े बदल गए हैं लेकिन उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं सेम रहा है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे मेरे हीमोग्लोबिन की जीन और किसी रैट के हीमोग्लोबिन की जीन या एक चिंपांजी के हीमोग्लोबिन की जीन, ये सब होमोलॉगस जीन्स हैं। मतलब कि ये एक ही जीन के मॉडिफिकेशन है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, होमोलॉजी। मतलब इनका ओरिजिन सेम रहा है, तो जिस भी चीज का ओरिजिन सेम रहेगा उसको बोल सकता हूँ कि होमोलॉगस। अब क्योंकि इनका ओरिजिन एक ही रहा है और वो लाइक टाइम में डाइवर्ट किए हैं, तो ये होमोलॉजी रिप्रेजेंट्स द डाइवर्जेंट काइंड ऑफ एवोल्यूशन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल कि फोर लिम्ब का एग्जांपल लेते हैं कि फोर लिम्ब में हमारे क्या आता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस, ठीक है। जिन लोगों को नहीं है यार बोन्स वाला चैप्टर, तो वापस रिपीट कर देता हूँ। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस। तो ये जो बोन्स है मेरे फोर लिम्ब की हैं। अब ये फोर लिम्ब शुरू से इवॉल्व होता है। अगर मैं चीता की बात करूं, ठीक है ना, चीता में यही फोर लिम्ब इस तरीके से डिजाइंड है कि वो तेज भाग सके, कर्सोरियल, तेज भागना, है ना। वेल में यही फोर लिम्ब इस तरीके से मॉडिफाइड है कि वो स्विम कर सके। क्लियर? बैक में यही फोर लिम्ब के ऊपर ऐसी मॉडिफिकेशन स्किन आ गई है ताकि वो फ्लैपिंग कर सके और उससे उड़ सके। मेरे अंदर ये फोर लिम्ब इस तरीके से मॉडिफाई हुआ है कि मैं ग्रास्प कर सकूं, चीजों को पकड़ सकूं अपने हाथों। तो है तो यही फोर लिम्ब, है तो वही बोन्स, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रिंजेस, है तो यही सारी बोन्स, लेकिन मॉडिफाई अलग अलग तरीके से हुई है ताकि मैं अलग अलग फंक्शन कर सकूं। तो एक सोर्स, मल्टीपल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और हम ऐसा बोल सकते हैं फोर लिम्ब ऑफ चीता, whale, bat and man is a homologous organ. Clear point? आ रही बात समझ में? तो that is an example of homology. अब यहीं पे मैं एग्जांपल पे आ जाऊं, एक आध एग्जांपल अगर मैं होमोलॉजी से और, ठीक है। तो प्लांट में एक एग्जांपल ये आता है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना है, ठीक है। एनसीईआरटी देखिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ।
ये मिटा रहा हूं, फोर लिम्ब वाला कॉन्सेप्ट। एक्सिलरी बड, बड होती है एक्सिलरी बड, आपको पता है, ठीक है ना। एक्सिलरी बड पैटर्न मोर्फोलॉजी बड़ा छोटी सी एक्सटेंशन सी होती है ना, नोड के पास या लीफ के नीचे की तरफ। तो एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो गई इन टेंड्रिल इन द केस ऑफ कुकुरबिटा, ठीक है। कुकुरबिटा ऐसी है, कुकुरबिटा आपको पता है फैमिली है। और यही एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो गई थॉर्न के अंदर, कांटे के अंदर, इन द बोगनवेलिया। और ये कुछ नया नहीं है, ये 10th क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इसमें कोई खतरनाक चीज नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक्सिलरी बड ही है कुकुरबिटा के अंदर टेंड्रिल, यानी एक गोल गोल सी वाइन होती है जो सपोर्ट देती है प्लांट को, उसमें मॉडिफाई हो गई है सपोर्ट के लिए टेंड्रिल में। कौन? एक्सिलरी बड। किसकी? कुकुरबिटा की। वही एक्सिलरी बड किसकी? बोगनवेलिया की। किसमें मॉडिफाई हो गई है? थॉर्न में, कांटे में। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। तो सेम चीज है, दो अलग तरीके से मॉडिफाई हुई है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एक्सिलरी बड इन द केस ऑफ कुकुरबिटा एंड बोगनवेलिया becomes to be homologous organ, example of divergent evolution। क्लियर? ऐसे और भी एग्जांपल्स आप नेचर में देख सकते हैं, मैं एक आध आपको और गिनवा दूंगा। आइए इसके रिवर्स में चलते हैं, एनालॉजी। अब अगर होमोलॉजी ये है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो उल्टा अच्छा ये एनालॉजी है। मतलब दो स्ट्रक्चर्स हैं, देयर आर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एक ही तरीके से मॉडिफाई हुए, सिमिलर तरीके से मॉडिफाई, मतलब मॉडिफाई होके एक ही जगह पहुंच गए। पहले अलग थे, आज इनका फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, सेम फंक्शन। तो ये क्या हो गए? कन्वर्ज हो गए। तो दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। या आप सिंपली बोल सकते हैं, उन ऑर्गन्स को बोल सकते हैं एनालॉगस ऑर्गन, जैसे कि पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। अमन पॉल, सर पोटैटो क्या है? स्टेम, रूट, लीफ। स्टेम। और स्वीट पोटैटो? सर इट्स अ रूट। वेरी गुड। स्वीट पोटैटो को हिंदी में क्या बोलते हैं? शकरकंदी। शकरकंदी। वेरी गुड। तो एक पोटैटो है, एक स्वीट पोटैटो है, ये स्टेम है, ये रूट है, दोनों मॉडिफाई एक ही तरीके से हुए फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये क्या है? एनालॉजी। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ? तो कहने का मतलब ये है कि कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी का मतलब, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, और ऑर्गेनिजम्स को देखकर देखो हम क्या देख रहे हैं कि देखो, अगर एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि फिश के पास भी हार्ट है, मेरे पास भी हार्ट है, रेप्टाइल के पास भी हार्ट है, एम्फीबिया के पास भी हार्ट है, या फिश के पास 2 चैम्बर्ड है, मेरे पास 3 चैम्बर्ड है, मेरे पास 4 चैम्बर्ड है, रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर्ड है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सबके पास हार्ट है, सबके पास वही मेसोडर्म से ही हार्ट डिराइव हुआ है। तो हार्ट इन वर्टिब्रेट्स इज अ होमोलॉगस ऑर्गन, कि एक ही स्ट्रक्चर से इवॉल्व हुआ है, सब में अलग अलग है, 2 चैम्बर्ड 3 चैम्बर्ड अलग। तो अच्छा, अगर मैं किडनीज की बात करूं, किसे प्रोनेफ्रिक है, किसे मेसोनेफ्रिक है, किसे मेटानेफ्रिक है, ये सभी इवॉल्व किससे हुई है? प्रोनेफ्रिक से। प्रोनेफ्रिक से प्रोनेफ्रिक है, प्रोनेफ्रिक से मेसो है, वो से मेटा है। तो मैं जब दूसरों की एनाटॉमी देख रहा हूँ, जैसे कि मैं किडनी देख रहा हूँ, या मैं हार्ट देख रहा हूँ, या ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, कि वही फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, किसी में सेरिब्रम ज्यादा है तो सेरिब्रम छोटा है, किसी में ऑल्फैक्टरी लोब ज्यादा है और ऑप्टिक लोब कम है, तो किसी में ऑप्टिक लोब ज्यादा है और ऑल्फैक्टरी लोब कम है। लेकिन सबके ब्रेन अलग अलग तरीके के, लेकिन मेन स्ट्रक्चर वही है कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो जब मैं एनाटॉमी देख रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि स्ट्रक्चर वही है, अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हुआ है टाइम के साथ, है ना। और अगर मैं सब सारे ऑर्गेनिज्म को ध्यान से देखूं तो ये भी तो कंपैरिजन है। अगर मैं फोर लिम्ब का कंपैरिजन करूं तो मेरे पास भी फोर लिम्ब है, मेरे पास भी वही बोन्स हैं, व्हेल के पास भी वही बोन है, चीता के पास भी वही बोन है, बैट के पास भी वही बोन्स है, लेकिन ये सब लोग काम अलग अलग कर रहे हैं, हम सब काम अलग अलग कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर सबके सेम है ना, वही 2 आंखें 1 नाक, है ना, ये सब में कॉमन है, ठीक है ना। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक पैटर्न है, सबके लिए क्या है? कॉमन है। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पैटर्न फिक्स है, वो बस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हुआ है। तो इसीलिए जब मैं कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी देखता हूं, मैं कंपेयर करता हूं आसपास के ऑर्गेनिज्म को, तो
तो मुझे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हो रहा है, कहीं ना कहीं एक कॉमन पैटर्न पे चीजें बस मॉडिफाई होती जा रही है टाइम के साथ। आ रही बात समझ में कि जो जितना पुराना है उसका उतना सिंपल पैटर्न है, और जो जितने नए हैं उनका उतना ही अलग डाइवर्टेड पैटर्न है। ठीक है, और हमने क्लासिफिकेशन भी ऐसे ही करते हैं कि जितने एक सारे एक जैसे हैं, उनको हमने एक साथ रख दिया, जितने सारे एक जैसे उनको हमने एक साथ रख दिया। तो क्या कॉन्सेप्ट यही है कि जब मैं कंपेयर करता हूँ एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, मुझे साफ प्रूफ मिलता है किसका, एवोल्यूशन का। लेकिन ये एनालिटिकल प्रूफ है ना, ये एक थियोरेटिकल प्रूफ है, थियोरेटिकल प्रूफ है कि ऐसा हुआ होगा, एक सिंपल पैटर्न रहा होगा, उससे सब मॉडिफाई हुए होंगे। ठीक है ना, तो लेकिन फॉसिल्स क्या है, फॉसिल्स से डायरेक्ट प्रूफ है कि देखो ये ठोस सबूत है, इवोल्यूशन हुआ है, देखो बोन मिल गई, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म था। कंपैरेटिव होमोलॉजी एनालॉजी इज अ थ्योरी। तो अगर मैं होमोलॉजी एनालॉजी एक तरफ रखूं और एक तरफ फॉसिल्स रखूं, तो विच इज द बेटर प्रूफ? फॉसिल्स इज अ बेटर प्रूफ, फॉसिल्स इज अ पक्का प्रूफ। क्लियर? अच्छा, एनालॉजी में और चीजों पे चलते हैं। ठीक है, एनालॉजी में और चीजों पे चलते हैं। सर ली ओके, तो एनालॉजी पे और चीजों पे चलते हैं। एनालॉजी में एक तो प्रेडेटर प्रेडेटर एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब मेरे को बात बताओ, एक तरफ विंग ले लेते हैं, एक तरफ बर्ड का लेते हैं, एक तरफ कॉकरोच कॉकरोच का लेते हैं। अब बर्ड और कॉकरोच के विंग में क्या फर्क है? एनीबॉडी? सर एक में बोन्स से बना है, हॉलो बोन से, और एक मसल्स से बना है। हाँ, तो किससे बना है? मसल्स किसकी मसल्स? कैसी भी हो सकती है। नहीं, गलत है। कॉकरोच का जो विंग्स है वो लेदर से बना है। किसके लेदर से? कुछ भी। सर एपीरियंस तो वैसी मैंने है ना। बोला था, और उसके मैंने कहा था एक्सोस्केलेटन से बनता है ना सर, जो विंग्स है। थैंक यू मनमोहन गोविंद, मैंने तेरे को ये पढ़ाया था कि जो मेटाथोरासिक विंग होता है कॉकरोच का, वो लेदरी नहीं, जो मीसोथोरासिक विंग होता है, फोर विंग होता है कॉकरोच का, वो लेदरी एंड ओपेक होता है। ठीक है ना, ये बताया था। ये नहीं बोला था कि वो लेदर से बना हुआ है। ठीक है, लेदरी का मतलब हार्ड, ठीक है ना, टफ, लेदर लाइक, ये मतलब था। लेदर लेदर का बना, ये नहीं बोला था। कुछ भी मिक्स मत किया करो। हाँ, तो अमन पॉल ठीक कह रहा है कि अगर कॉकरोच का जो विंग है, ठीक है ना, तो जो कॉकरोच का विंग है वो उसका एक्सोस्केलेटन है, वो उसका काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। वो काइटिन, वो क्या हुआ है कि काइटिन की परत से वो विंग बना हुआ है पूरा, है ना, वो दूसरा सारा का सारा काइटिन से बना हुआ है, तो वो तो काइटिन है। और अगर मैं बर्ड के विंग की बात करूं, तो बर्ड का विंग क्या है? बर्ड का विंग है कि उसका फोरलिम्ब है, फोरलिम्ब के ऊपर फेदर 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 आ गए हैं, तो उसको फेदर से फिर वो पूरा का पूरा क्या बन गया, विंग बन गया, तो उसमें एंडोस्केलेटन की सपोर्ट है। ठीक है ना, तो बर्ड का जो फोरलिम्ब है वो उसके एंडोस्केलेटन, सॉरी हाँ, एंडोस्केलेटन का मॉडिफिकेशन है, और जो इंसेक्ट का विंग है वो उसके एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों मॉडिफाइड है फ्लाइट के लिए। तो इसलिए अब दो अलग स्ट्रक्चर्स हैं, सेम तरीके से इवॉल्व हुए हैं, तो ये किसके किसके अंडर आ जाएगा? एनालॉगी के अंडर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यस। ओके, आज क्लास में कौन कौन है? मुझे जरा देखूं, जरा एक दो सवाल करने हैं मुझे। मालती देवी, अमन, उर्वशी, चंदना। उर्वशी आवाज आ रही है? अभिषेक कुमार, अकेडमिक यमुना विहार, अधिबा रहमान, आदिति शर्मा, अनिका, अशोक कुमार, आयुषी सिंह। आयुषी सिंह है तो उसी क्लास में। आयुषी, तुमको आवाज नहीं आ रही है मेरी? आयुषी सिंह, आयुषी सिंह इज नॉट इन अ मूड टू टॉक। दीपांशु, दीपांशु आवाज आ रही है?
अगेन नॉट इन अ मूड टू टॉक। गरिमा, गरिमा ने पिछले इंसिडेंट से अपना माइक परमानेंटली ऑफ कर दिया है। जानवी, नेक्स्ट जीनत परवीन, ये जीनत विल नॉट आंसर। जीनत एज ऑलवेज। जिया चौधरी, अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है ये लोग सारे नाम। जिया चौधरी, आवाज आ रही है तुमको? आज सब लोग माइक ऑफ करके बैठे हैं। करण कश्यप, यस सर। करण एक बात बताओ, यस ये जो अंगूर की बेल होती है, यस सर। अंगूर की बेल होती है कि हार्ड स्टेम होती है? सर हार्ड स्टेम होती है। जो अंगूर के टेंड्रिल होते हैं, ठीक है यस ना, सर। वो टेंड्रिल जो होते हैं वो क्या चीज होती है? लीफ होती है, स्टेम होती है, क्या होता है? सर वो एक्सिलरी वर्ड है, बस मॉडिफाई हो गया है। अंगूर का, हाँ ग्रेप्स। हाँ। कोई बात नहीं, बंद कर लो माइक। बहुत शोर आ रहा है वॉइस। कोई बात नहीं। खुशी, कृतिका, मेघा सैनी, यस सर। क्या फर्क होता है एक ग्रेप की टेंड्रिल में और एक खीरे के टेंड्रिल में, या एक पंपकिन के टेंड्रिल में? किसी को आंसर मालूम है कि एक खीरे या एक पंपकिन के टेंड्रिल में और एक ग्रेप के टेंड्रिल में क्या फर्क होता है? सर ग्रेप का टेंडल मॉडिफाइड स्टेम होता है और बाकी सबका लीव होता है। ग्रेप का टेंड्रिल मॉडिफाइड स्टेम होता है और बाकी सबका क्या होता है? लीफ होता है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा अमन पॉल? सर एनालॉगस। एनालॉगस ऑर्गन का। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, राघव। यस सर। आंसर करने का ये क्वेश्चन कि लेट से एक तरफ है अनियन, ठीक है, और दूसरी तरफ है लेट से गार्लिक। दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? होमोलॉजी या एनालॉजी? सर होमोलॉजी। कैसे? फूड स्टोरेज modification in garlic and food storage modification in onion, both is example of homology. Why? हाँ राघव, सर वो नहीं पता। चल दूसरा सवाल, जिंजर एंड पोटैटो। होमोलॉजी एनालॉजी? सर एनालॉजी। क्यों? सर पोटैटो फूड स्टोरेज के लिए होता है और
जिंजर। जिंजर फूड स्टोरेज के लिए होता है उसका पार्ट। अब जिंजर क्या स्टेम है कि लीफ है कि रूट है? सर रूट। स्टेम है। सर रूट नहीं है। जिंजर स्टेम। पोटैटो क्या है? पोटैटो स्टेम। दोनों स्टेम है, तो स्ट्रक्चर भी सेम, फंक्शन भी सेम, तो एनालॉजी हुआ है होमोलॉजी हुआ? सर फिर तो होमोलॉजी। दोनों होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ध्यान दे देना कि दो अलग अलग स्ट्रक्चर की बात हो रही है या सेम स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर दो अलग स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, और वो एक ही तरीके से इवॉल्व हुए हैं तो ही एनालॉगी होगी। अगर दो अलग स्ट्रक्चर, और अगर दो सेम स्ट्रक्चर की बात हो रही है और वो डाइवर्सिफाइड है तो फिर होमोलॉजी की बात होगी। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो देख लेना कैसी बात हो रही है। और इसके कई सारे क्वेश्चन आपके प्लांट मॉर्फोलॉजी से बन सकते हैं। कुछ तो मैंने पढ़ा दिया, और कुछ प्लांट मॉर्फोलॉजी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं कि ये लीफ मॉडिफाइड, ये स्टेम मॉडिफाइड, ये रूट मॉडिफाइड, ये टेंडल मॉडिफाइड। तो ये जो सारे एग्जांपल जब एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, कल को क्वेश्चन आएगा तो मुझे मत ब्लेम करना कि सर आपने ये तो बताया नहीं। मैंने वो कॉन्सेप्ट दे दिया कि एनालॉजी किसको बोलेंगे और होमोलॉजी किसको बोलेंगे। ठीक है, बाकी बचा एटाविज्म और वेस्टिजियल ऑर्गन, इसकी बात अगली क्लास में करेंगे। अभी किसी को डाउट है तो पूछो। सर ऑक्टोपस की आईज का ओरिजिन क्या है? बहुत बढ़िया। आज की कौन सी किताब से पढ़ रही हो हानिया? एनसीईआरटी में लिखा है एग्जाम्पल। अच्छा, लिखा एग्जाम्पल, सुनो ध्यान से। ऑक्टोपस की आई और ह्यूमन की आई इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। क्यों, बताता हूँ। ऑक्टोपस की जो आई है ना, वो उसकी आउटर लेयर, यानी उसकी जो स्किन वगैरह ना, उसी की मॉडिफिकेशन से आगे वो बन गई है। हालांकि ऑक्टोपस की जो आई है उसमें वही रेटिना, ये सब चीजें, ये मैं तुमको एनिमल किंगडम में पढ़ा दिया था वैसे, कि उसमें वही रेटिना और वही सब लेंस वगैरह, बाई कन्वेक्स लेंस, वो सब सेम है। अच्छा, और ह्यूमन आई इज एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम की जो ऑप्टिक लोब है, उसके ऑप्टिक लोब के एक्सटेंशन से मॉडिफिकेशन से बनी है आई। तो हमारी जो आई है वो एक्चुअली नर्वस सिस्टम का मॉडिफिकेशन है, और ऑक्टोपस की आई उसका जो स्किन है उसकी मॉडिफिकेशन से बनी है। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया आपका एनालॉगस ऑर्गन्स। तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ ह्यूमन या मैमल्स इज अ एग्जांपल ऑफ द एनालॉगस ऑर्गन। एनी अदर डाउट? तुम लोगों की सर 4-5 डीपीपी अपलोड करवाई है, मतलब कि आज भेजी है, मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपकी अपलोड हो जाएंगी। सर हाँ दक्ष। सर एक क्वेश्चन था कि स्पर्मिसाइडल क्रीम्स जो हैं उनकी कोटिंग करिए डायफ्राम पे और कॉन्डम्स पे, तो इसका यूज क्या है? नहीं मैं समझा, स्पर्मिसाइडल क्या? सभी स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हाँ उनकी कोटिंग करिए डायफ्राम पे, सर्वाइकल कैप पे, कॉन्डम्स पे। बेटा, वो तो ये वही वाला हिसाब है कि मैंने घर में एक दरवाजा बंद किया तो एक ऊपर वाली कुंडी लगाई और एक बीच वाली कुंडी भी लगा दी और ताला भी लगा दिया। वो तो डबल श्योर होने वाली बात है कि एक तो हम श्योर हो रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन का बाय द हेल्प ऑफ बैरियर, तो उसकी मतलब कि इफेक्ट को और बढ़ाने के लिए डबल श्योर होने के लिए ये हो रहा है। ठीक है ना? वो तो कई कपल जैसे भी होते हैं, सम कपल्स आर लाइक दैट, दोज हु आर वेयर फीमेल आर ऑलरेडी टेकिंग द बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है ना, स्टिल दे आर यूजिंग अ बैरियर मेथड। ठीक है, तो वो कभी कभार डबल श्योरिटी के लिए लोग करते हैं या किया जा सकता है। सर वैसे ठीक है? इसका प्राइमरी आंसर तो ये होना चाहिए कि स्पर्म को किल करने के लिए, या हाँ देखो, स्पर्मिसाइडल का अगर फंक्शन आपसे पूछेगा तो आप सिंपली बोलोगे कि वो स्पर्म को किल करने के लिए, वो दैट इज ऑफ द किलिंग ऑफ द स्पर्म। सर इसमें ठीक है जो ना? थे ना, उसमें ऑप्शन थे लुब्रिकेशन के लिए, शाइनिंग के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, या नन ऑफ द अबव। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो सर इसमें एफिशिएंसी या कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्शन से, एफिशिएंसी किस चीज की एफिशिएंसी की बात कर रहे हो? कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिशिएंसी। ओके, इसमें लिखा नहीं ना कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिशिएंसी। अच्छा ओके सर। ये वो बात है कि 10 में से अगर प्रोबेबिलिटी सिर्फ बैरियर यूज करके 10 में से प्रोबेबिलिटी 5 है, ठीक है ना, तो वो प्रोबेबिलिटी कॉन्ट्रासेप्शन की 5 की जगह 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। वो वाले एफिशिएंसी की बात है, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। इतना तो खुद भी समझोगे। यस ठीक सर। है? सर मुझे लगा कि नन ऑफ द अबव भी था ना। नहीं ठीक है, समझ गया हम, तुमको क्या लगा। सर एक और क्वेश्चन था। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट?
सर जो एलेंटॉइस है मैमेलियन एम्ब्रियो, एलेंटॉइस, हाँ एलेंटॉइस। उसका सर काम एक्सक्रीशन का है ना मैमेलियन एम्ब्रियो में? नहीं नहीं, एलेंटॉइस का काम हाँ मतलब एलेंटॉइस में बताता हूँ। एलेंटॉइस जो है, एमनियन नहीं एलेंटॉइस, जो एलेंटॉइस है ना, वो एलेंटॉइस एक्चुअली कल का अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये शायद मैंने आपको बताया था कि एलेंटॉइस मॉडिफाइज फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड वो कॉर्ड है जो कनेक्ट कर रही है फीटस को विद द प्लेसेंटा। तो वो न्यूट्रिएंट्स भी लेके आएगी और वो बाकी चीजों को एक्सक्रीट भी करेगी, लेके भी जाएगी। तो अब आप ऐसे बोल दे कि उसका फंक्शन एक्सक्रीशन है, तो सही नहीं है। एक्चुअली एलेंटॉइस बिकम्स अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन होगा वही एलेंटॉइस का भी फंक्शन होगा। तो क्योंकि इसमें ना रेस्पिरेशन भी एक ऑप्शन है, रेस्पिरेशन, तो सर वो भी हो सकता है फिर तो। ऑल ऑफ दीज है ऑप्शन में? नहीं सर, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, बड़े क्लोज क्लोज। सर इसका आंसर एक्सक्रीशन करेक्ट था। हाँ मतलब इसका आंसर एक्सक्रीशन नहीं होना चाहिए। अगर वो एलेंटॉइस की बात है तो इट इज नॉट फॉर द एक्सक्रीशन। आई रिपीट, इट इज अ स्ट्रक्चर which is further formed into umbilical cord, so it is mainly responsible for almost everything: excretion, respiration, nutrition, all of these. Answer should be all of these. Okay sir. Anybody else, any other doubt? सर मुझे कुछ पूछना था सर, जब ओव्यूलेशन होती है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एग जो है वो डिग्रेड हो जाता है 1-2 दिन के अंदर, तो सर लूटियल फेज एक दो दिन नहीं, एक दिन के अंदर। हाँ 1 दिन के अंदर, तो सर लूटियल फेज 14 डेज फिर क्यों चलता है उसके बाद? अच्छा, वेरी गुड, नाउ पे अटेंशन। ये जो सवाल है वो ये क्वेश्चन किया गया है कि एग डिग्रेड हो गया तो अब लूटियल फेज क्यों चल रहा है। देखिए, एग डिग्रेड हो गया, उसका कोई ना मैसेज नहीं है कि एग शोर मचाते हुए डिग्रेड होगा कि मैं डिग्रेड हो गया, मैं डिग्रेड हो गया, मैं डिग्रेड हो गया, चलो डिग्रेड हो, तुम भी एंडोमेट्रियम, तुम भी जाओ। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम एग को डिग्रेड देखकर एंडोमेट्रियम को डिग्रेड नहीं करते, हम कॉर्पस लुटियम के डिग्रेडेशन की वजह से एंडोमेट्रियम को डिग्रेड करते। एंडोमेट्रियम और कॉर्पस लुटियम एग के डिग्रेडेशन से डिग्रेड नहीं होता। कॉर्पस लुटियम तो नेचुरली डिग्रेड होना ही है, अगर उसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं आया। उसको मेंटेन करने वाला HCG होता है, ठीक है। तो अगर इम्प्लांटेशन हुआ, HCG आया, ठीक है, तो कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहेगा, और क्योंकि वो मेंटेन रहेगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा। अगर HCG नहीं आया तो ऑटोमेटिकली कॉर्पस लुटियम ने बाय डिफॉल्ट क्या है, कॉर्पस लुटियम बनना है, डिग्रेड हो जाना है, कॉर्पस लुटियम बनना है, डिग्रेड हो जाना है। एग का होना ना होना, या होकर चाहे वो 1 दिन में चला जाए या 4 दिन में चला जाए, उससे एंडोमेट्रियम का डिग्रेडेशन का कोई लेना देना नहीं है। एंडोमेट्रियम का डिग्रेडेशन रिलेटेड है सिर्फ इम्प्लांटेशन से। इम्प्लांटेशन होगा तो एंडोमेट्रियम में रहेगा, वरना वो नहीं रहेगा। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, आई सपोज 50% हमारा आंसर हो गया। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि अगर एग डिग्रेड ही हो गया है, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम उसी वक्त डिग्रेड कर दो, ऐसा हो जाना चाहिए। एग डिग्रेड हुआ तो ठीक है, एंडोमेट्रियम भी डिग्रेड कर दो। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि देयर इज नो सिग्नल कि एग डिग्रेड हो चुका है और एंडोमेट्रियम भी डिग्रेड हो जाए। अगर कोई सिग्नल होता तो फिर बात अलग थी, बट देयर इज नो सिग्नल। सो व्हाट इज द इनडायरेक्ट सिग्नल? कि नॉन रिलीज ऑफ HCG, एंड नॉन रिलीज ऑफ HCG मींस नो इम्प्लांटेशन। गॉट इट हानिया? जी सर। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, आप लोगों को कोई और डाउट नहीं है तो फिर विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एंड मधु मैम, मधु मैम, चलिए मधु मैम, हो सकता है आपका माइक खराब हो, लेकिन आई सपोज यू कैन हियर मी, तो आप मेरी बात सुन लीजिए बस। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बुलाने पे रिस्पांस नहीं दे रहे हैं या देते नहीं हैं। तो जितने लोग रिस्पांस नहीं देते हैं, ठीक है, या जो देने पर भी कंटिन्यूसली नहीं देते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक उनकी एक छोटी सी लिस्ट दे दूंगा। तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि ये लोग रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम है इनके रिस्पांस देने की, और इनके एक बार एक मैसेज डाल के इनको घर में एक बार इन्फॉर्म करा दीजिएगा कि दे स्टूडेंट्स आर इनएक्टिव इन दी ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। चलिए फिर बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।
थैंक्स सर। थैंक यू सर।